बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, शंघाई ताउन तंजीम एक रीजनल पीस या फिर जो स्टेबिलिटी प्रोटेक्शन है उसके हवाले से नहीं, बल्कि अब ये तंजीम जो है वो कलेक्टिवली यूनाइटी के तौर पर जो है इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी इस तंजीम पर हमें नज़र आ रही है, और इसीलिए इस इजलास को जो है ग्लोबल साउथ के इत्तेहाद की अलामत करार दिया जा रहा है। आज इसी हवाले से हमने चीनी सदर शी जिनपिंग का विजन और इस इजलास के हवाले से उनकी अहमियत के हवाले से इसमें जो उनकी स्पीच देखी उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन जो इन्होंने इंपॉर्टेंट एक तजवीज़ दी है वो ये दी है कि SCO तरक्याती बैंक का क़याम, ये बहुत अच्छी तजवीज़ है। इसमें क्या आगे फर्दर डेवलपमेंट होगी, लेकिन साथ साथ उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट और ये बात की कि अब जो रुकन ममालिक हैं वो तरक्की और खुशहाली के फ़रोग के लिए जो है उन पर जिम्मेदारी आयद हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है इस इजलास, जो कि 25वां इजलास है सरबराहान मुमलिकत काउंसिल का, उसमें उन्होंने बड़ा कलीदी किस्म का एक प्रोडक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव जो है उन्होंने खिताब किया, और इस खिताब में उन्होंने पाकिस्तान का जो बयानिया है, मौक़िफ़ है, उसको तमाम फोरम के सामने रखा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान जो है उनका ख्वाह है और हमेशा खित्ते में खुशहाली के हवाले से पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह किरदार रहा है। साथ साथ जो हमारे हमसाय ममालिक हैं उनके साथ जो ताल्लुकात हैं उसको बड़ा वो एक प्रायोरिटी बेसिस पर लेता है और सबके साथ जो है वो दोस्ताना बरादराना ताल्लुकात चाहता है। लेकिन साथ साथ उन्होंने जो पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उस हवाले से भी अपना बयानिया दिया और कहा कि बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं और ये सिलसिला मुल्की सलामती के लिए जारी रहेगा। यानी उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि जो ममालिक अपने सियासी मकासद के लिए दहशतगर्दी पाकिस्तान में करते हैं उनके लिए अब जीरो टॉलरेंस है। और यकीनन इस हवाले से तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो मौजूदा सूरत हाल क्लाइमेट चेंज के हवाले से है, जो पाकिस्तान को एक क्लाइमेट चैलेंज है, जो क्लाइमेट जस्टिफिकेशन है, जिसके लिए जो फाइनेंस जस्टिस हमें चाहिए, उस हवाले से भी उन्होंने वहाँ पर अपने इरादे को दोहराया है। और उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि जो सैलाब की तबाहकारी है उससे बचाव के लिए जो है वो दुनिया जो है इंडोर्स करे इसको और मदद के लिए आगे आए। और यकीनन उन्होंने कहा पाकिस्तान अपने एंड से भी जो है वो उम्मीद का रास्ता तराश रहे हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात होगी। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूँ। वेल नोन पर्सनैलिटी है, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, शाहिद कियानी साहब साबिक सफ़ीर। दोनों मेहमानों को वार्म वेलकम। जाहिद साहब, बड़ा ही एक SCO का जो इजलास है हमें इस हवाले से बड़ा मुनफरिद भी नज़र आया कि पिछले साल पाकिस्तान ने जो मेज़बानी की थी जिसे दुनिया ने सराहा था, और हमने ये देखा था कि पाकिस्तान का वो पैगाम चला गया कि जो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई थी वो तो ज़ायल हो चुका। ना सिर्फ ये कि बल्कि अब पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद भी की गई है। आप किस तरह देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए अहमियत और मुफादात क्या है इस इजलास में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच शाजिया फॉर द इनवाइट, और मेरा शाहिद कियानी साहब को बहुत सलाम। इट इज़ एन ऑनर कि मैं उनके साथ प्रोग्राम में बैठा हूँ। देखिए, स्ट्रेटेजिक जो इन्वायरमेंट है जी इस रीजन की और पूरी दुनिया की और ख़ास तौर पे हमारे रीजन की, ये इतनी स्पीड में और इतने जल्दी चेंज हो रही है कि यहाँ पे हमने रीसेट्स देख रहे हैं जी। रीड सेट्स देख रहे हैं। कुछ तो ट्रम्प का जो ट्रेड का उनका जो वॉर है, ट्रेड वॉर कह लें या जो ट्रेड डिप्लोमेसी कह लें, जिस तरीके से वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हम चाइना, रशिया और इंडिया का कन्वर्जेंस देख रहे हैं। जहां तक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो साउथ एशिया जो हमारे रीजन की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वहां हम पाकिस्तान और चाइना और काफी हद तक जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनका, और कुछ हद तक अफगानिस्तान का भी हम यहाँ पर कोलैबोरेशन देख रहे हैं। फिर मिडल ईस्ट की भी एज अ गेस्ट वहां पे मौजूदगी मिडल ईस्ट की, तो मिडल ईस्ट की एप्लीकेशन को भी हम सिक्योरिटी डोमेन में देख रहे हैं। तो मुख्तलिफ चीजें हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना और बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है हिस्ट्री में कि जिस टाइम पे ये सारी SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो वहां पे प्रेजेंस है वो शायद दिस टाइम ये प्रेजेंस एमिनेट हुई है या वहां पे प्रोमिनेंट हो रही है फ्रॉम अ परफॉर्मिंग पाकिस्तान, जिसने हाल ही में एक कॉन्फ्लिक्ट को और दो न्यूक्लियर स्टेट्स के जो कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसको जितने जबरदस्त तरीके से मैनेज किया है और एस्केलेशन को भी अपने कंट्रोल में रखा है, एस्केलेशन लेडर पे डोमिनेट भी किया और एस्केलेशन को कंट्रोल में रखा है। तो इस पूरे रीजन को शुक्रगुजार होना चाहिए पाकिस्तान का कि उन्होंने इस खित्ते की तबाही को रोका है। हालांकि जो मोदी की जो सेफ्रनाइज्ड एप्लीकेशन इंडिया की, और अब भी उसको मैं SCO में एक ट्रोजन हार्स ही कहूंगा, बेसिकली एक स्पॉइलर है। आज भी वो देखें आप कैमरास के लिए वो एक अपनी जो लास्ट टाइम एग्जैक्टली सेम एजेंडा था, डिक्लेरेशन था, जो आउटकम थी, याद है जब जिन्होंने जब उसको साइन नहीं किया, क्योंकि जी पाकिस्तान का आपने नाम नहीं लिया
या आइडेंटिफाई नहीं किया, और इस दफा प्राइम मिनिस्टर ने जाके साइन कर दिया, जिसको फॉरेन मिनिस्टर साइन नहीं करा, प्राइम मिनिस्टर ने साइन कर दिया। तो प्राइमरीली दे वांटेड टू गेट इन, और वो अमेरिका को दिखाना चाह रहे थे। एंड सेकेंडली अभी भी मैं समझता हूं वो स्पाइलर के तौर पर इसके बीच में मौजूद रहेंगे, खासतौर पे दे विल नेवर स्टैंड विद द वेरी स्पिरिट ऑफ द एससीओ, जो एससीओ का एजेंडा है। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह being the natural bridge between different ideologies, between different politics, different contesting nations, competing nations के बीच में एक natural bridge है। और ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान को भी इस फोरम की जरूरत है, लेकिन इस फोरम को भी पाकिस्तान जैसे मिडिल पावर एंड इफेक्टिव पावर की जरूरत रहती है टू प्ले एज अ ब्रिज। तो ये इंटरेस्ट की गेम सारे कर रहे थे, सारे वहां पर मौजूद थे, कुछ कैमरास के लिए, कुछ डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, कुछ अपने आप को शोकेस कर रहे थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन बी वेरी प्राउड कि पाकिस्तान, एक परफॉर्मिंग पाकिस्तान वहां पर मौजूद था, और हम अब आगे डिस्कशन कर सकते हैं कि हमने क्या इसमें खोया, क्या पाया, और हाउ टू गो इन द फ्यूचर। ठीक है। शाहिद साहब, शी जिनपिंग का जो और आलमी इत्तेहाद की नई जहद के तौर पर जो है वो हमें ये इजलास नज़र आ रहा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि एशिया और मिडिल ईस्ट के साथ साथ जो यूरोशियाई रीजन है उसमें ताकत का जो तवाज़ुन हम देखते हैं, उसके तौर पर ये तंजीम बड़ी प्रोमिनेंट हमें नज़र आ रही है। देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि पहली बार जनरल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, ऑनर्ड बी पार्टी है। मैं आपको ये बताऊं कि एससीओ की अहमियत पहले सुनी इस समिट। देखें कि बहुत होता है कि मुख्तलिफ राय रखने वाले ममालिक जिनके आपस में मसले मसाइल, वो एक ऐसी एक न्यूट्रल जगह पर आ जाएं और फिर वहां बैठकर हो सकता है कि साइड लाइन के ऊपर अपने मसलों को हल भी कर सकें, क्योंकि हो सकता है वो मुल्कों में ना जाना चाहें हो जो आपके नेबरिंग कंट्री, लेकिन वहां पर वो आपको मौका दिया जाता है वहां बैठ और बात करें। और ये एससीओ का एक मैसेज है कि ये एक ऐसा फोरम है जहां पर लोगों की मुख्तलिफ राय रखने वाले ममालिक इशूज की आपस में वो आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। दूसरी चीज है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब तो आज गए, मैं जरा फौजी टीम में दूसरी टर्म में बात करता हूँ, ये पहली दफा यहाँ ऐसी वक्त जा रहे हैं जहाँ पर बैटल ऑफ नैरेटिव जो हमारी थी ना, वो हमने जीती। वो क्या थी कि इन्होंने भी, जैसे कि पहलगाम का खत्म हुआ कॉन्फ्लिक्ट, तो हमने डेलीगेशन जिसमें जनाब भुट्टो साहब थे और बहुत सारे फॉरेन सेक्रेटरी भी थे और मिनिस्टर भी थे, हमने 3 बड़े मुल्कों में भेजे, इंडिया ने भी 7 मुल्कों में भेजे। हुआ क्या, उनकी नैरेटिव को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया और हमारी नैरेटिव को एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ जी सच बोल रहे हैं हम, सच कर। क्यों? उसकी बैकग्राउंड हमने, जब ये पहलगाम पे जो खड़ा हुआ, वज़ीर आज़म साहब ने पहली दफा कहा, उस पर कहा कि हम इसे कंडेम करते हैं और हम चाहेंगे इसकी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो। हिंदुस्तान ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। एंड में क्या हुआ, इंडिया इन जनरल और मोदी साहब इन पर्टिकुलर, उनकी इमेज डैमेज हुई। अब आप यहाँ आ जाए, ये जो यहाँ पर जो एससीओ में ये मौका मिलता है कि आप हर ममालिक जो है, जो सरबराह है, वो अपनी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको शेयर करता है, जो कंसर्न है। इसमें वो कहना एनवायरनमेंट का भी था, जहाँ देखें जो फ्लड्स हमारे आए हैं, इशूज ऑफ टेररिज्म भी था, इकोनॉमी के ऊपर भी था। ये तीनों चीजें इन्होंने बात की, बताया उनको कि हम भी परेशान हैं, हम भी चाहते हैं क्या। और यही मैं बता दूं आपको कि 3 बड़े जो चीजें जो एससीओ के ममालिक में इशू खड़े हुए हैं, वो इकोनॉमी है जो पीपल सेंट्रिक है, उसके बाद इशूज ऑफ टेररिज्म है। इन सब ममालिक को ये लाभ हुआ है जब ये जो मामला है। और ये चीजें तो ये बड़ी, और आप देखिए कि इन्होंने वो भी एससीओ में आपने कहा बैंक का, अब देखिए जो प्रेसिडेंट अपने जी ने ये एक कहा है कि जी अब हम क्या करना चाहते हैं, में करना चाहते हैं। और वो उन्होंने एक नया अपना उन्होंने नया एक स्लोगन बनाया है, रादर वो चाहते हैं कि इसके ऊपर अमल दरामद हो, तो ग्लोबल गवर्नेंस है। और उसकी क्या है, ग्लोबल गवर्नेंस के 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें। एक है पीपल सेंट्रिक है, दूसरा है कोएग्जिस्टेंस है, जिससे मल्टीलैटरलिज्म है, और हेजेमनी को एक्सेप्ट नहीं करना, सबको मुल्कों को बराबर रखना। तो ये बड़ी चीजें हैं। ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर, और हमारे वज़ीर साहब से वो बात भी की, तो ये मौका मिल गया हमारे वज़ीर को, बाकी ममालिक के क्या नाम सरबराहान को, कि वो जाकर अपनी पॉलिसी को बताएं। और इस बड़ा क्लोज लिंक है कि प्रेसिडेंट शी की ये जो पॉलिसीज हैं
उसमें बाकी सब ममालिक जो हैं उस पर उसके साथ वो सपोर्ट ठीक करते हैं। ठीक। जाहिद साहब, एलामिया जो एससीओ का आया है उसमें बड़ा ही क्लियरली जाफर एक्सप्रेस और खुजदार सानेहा जो है उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। और जो इस एलामिया में ये भी कहा गया है कि दहशत गर्दी के जो तमाम पहलू हैं उसका मौसर अंदाज में मुकाबला किया जाएगा। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब वही जो बात हम पहले कर रहे हैं कि जो जाफर एक्सप्रेस हुआ था उसमें हमने सारे सबूत दिए थे, उससे पहले भी जो दहशत गर्दी होती रही है उसमें भारत के मुलविस होने के, फितना उल भारत का जो हिंदुस्तान का जो एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश है उसको हमने हमेशा बेनकाब किया है। लेकिन इस बार जो है इस जो इतने 20 ममालिक से ज़ायद रुकन ममालिक हैं और दीगर जो वहाँ पे आला ओहदेदार शरीक हैं, उन्होंने जिस तरह से इसकी मजम्मत की है उससे तो साफ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान का वो बयानिया सबूत के साथ, वो मौक़िफ़ सबूत के साथ अब उसको जो है वो एक्नॉलेज कर लिया गया है और ढके छुपे अल्फाज में भारत की तरफ जो है निशानदेही भी की गई है कि अपने सियासी मकासद के लिए जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना कराई जाए। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी ग्रेट अचीवमेंट है जी। देखिए, पाकिस्तान का जो नैरेटिव है जो पहलगाम के बाद निकला, तो फिर पूरी दुनिया ने 21वीं सदी है शाजिया, अभी तो पूरी दुनिया को मालूम है कि कौन सी चीजें कहां से एमिनेट हो रही है। उससे पहले जो 23-24 गुजरा है जी, खासतौर पे 2024, उसमें भारत बिफोर पहलगाम बहुत सारी जगहों पर वल्नरेबल हो चुका था। हाँ। 5 आइज की रिपोर्ट देख लें, 5 आइज की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में भारत आइडेंटिफाई हुआ फॉर द रीजन जो कनाडा और अमेरिका में सिखों के खिलाफ इन्होंने अप्रोच की। उसके बाद आपने देख लिया कतर में उनसे पहले इनका केस चल रहा था, फिर लोग पकड़े गए, अमेरिका की अदालत ने इम्प्लीकेट किया भारत को, जहां पे भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को, जहां पे ये ख्याल रख रहे थे और उसको चला रहे थे, और इम्प्लीकेट किया गया मोदी की सरकार को और इनकी एजेंसीज को कि ये शामिल है। निकल नामी जो शख्स पकड़ा गया चेक रिपब्लिक से, फिर यादेव नामी शख्स जो पकड़ा गया अमेरिका में गुरवंत सिंह के मर्डर में, तो ये चीजें काफी चल रही थी। फिर 2024 की जो अमेरिकन थिंक टैंक की रिपोर्ट है जिसमें हेट इंक्रीज हुई 86% अगेंस्ट मुस्लिम, अगेंस्ट माइनॉरिटीज इन इंडिया, एंड आउट ऑफ 86% 76% 2024 में जो हेट स्पीच इंक्रीज हुई वो मुसलमानों के खिलाफ थी। तो जो इंडिया का, भारत का, सॉरी इट्स नो मोर इंडिया, ये भारत का जो एनिमी विद इन था, जो माइनॉरिटीज थी, उनके केसेस भी सामने है, और एनिमी विदाउट जिनमें पाकिस्तान, इनके नेबर्स शामिल होते हैं, जहां पर ये परसू कर रहे हैं बाय यूजिंग अफगान सॉइल एज अ प्रॉक्सी, ये लीड कर रहे हैं, हाइब्रिड वॉर की एप्लीकेशन कर रहे हैं ताकि प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी रहे अगेंस्ट पाकिस्तान। तो दुनिया पूरी इसको समझ रही थी। फिर हमारा जो नैरेटिव, क्रेडिबल नैरेटिव जिसको मैं बोलता हूं, वो था पहलगाम के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया, न सिर्फ उनको शिकस्त दी, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि शाजिया पाकिस्तान ने इस रीजन के ऊपर जो एहसान किया वो इंडिया के लोग भी इसको उतारने के काबिल नहीं। अगर जो स्ट्रेटेजिक माइंड है वो एग्जैक्टली समझता है कि जिस तरीके से ये कार्व कर रहे हैं स्पेस फॉर द वॉर अंडर न्यूक्लियर ओवरहेड, दैट इज कैटास्ट्रोफिक फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एज वेल। वो इंडिया के लोगों को भी तबाही की तरफ ले जाएगा। तो उसको भी पाकिस्तान ने रोका है। हम इसके एस्केलेशन को और आगे ले जा सकते थे। जब 2 दिन उनकी ग्राउंड एयर थी, एयर ग्राउंडेड थी, तो पाकिस्तान कुड हैव टेकन दिस कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन के लिए, अच्छा अब ये चीज रिकॉग्नाइज हुई है, यही चीज हमारे नैरेटिव में। देखें, इंडिया के साथ जितना भी इंटरेस्ट दुनिया का हो सकता है, अगर किसी ने रिस्पॉन्ड करना होता तो पहलगाम के बाद 1, 2, 4 मुल्क जरूर खड़े हो जाते। स्पोर्ट कहां से आई? काबुल से, और एक आध वन ऑड मेरे ख्याल में नॉर्थ अमेरिका के किसी, साउथ अमेरिकन किसी कंट्री ने इनको किया, मे भी 2-3 मुल्कों से ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने स्टेटमेंट तक नहीं दी। व्हाटएवर इस एजेंडे में है, जैसे सेपरेटिज्म की बात हो रही है, एक्सट्रीमिज्म की बात हो रही है, टेररिज्म की बात हो रही है, हमारा प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी स्पीच में यही कहा, यही चैलेंजेस हमें है। जो हिंदुत्व का एक्सट्रीमिज्म है उसका पूरा रीजन, न सिर्फ इंडिया इटसेल्फ बल्कि पूरा रीजन, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसका शिकार हो रही है। जहां पे जायनिज्म और हिंदुइज्म का आपस में गठजोड़ हो रहा है, ये वो चीजें हैं जो इसका पूरा रीजन, मिडिल ईस्ट भी शिकार हो रहा है, हम पे भी इंपैक्ट आ रहा है। फिर टेररिज्म, हम लीड इंस्ट्रूमेंट बन गया इनकी पॉलिसी का, और प्राइम मिनिस्टर ने भी उसी तरफ इशारा किया। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेपरेटिज्म, व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन बलूचिस्तान, जिसको ये एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं थ्रू देयर प्रॉक्सी, तो पाकिस्तान उसका विक्टिम हो रहा है। और जाफर एक्सप्रेस और ये जो वाकयात बलूचिस्तान के कोर्ट किए गए सलामी में, ये क्लियर रिफ्लेक्शन है कि दिस स्टेट ऑफ भारत इज बीइंग कंडेम्ड। ये जो सेफ्रनाइज्ड एप्लीकेशन है वो कंडेम हो रही है। जरूरी नहीं होता कि अल्फाज नाम लेके किया जाए,
कुछ चीजों का वजन ही उतना होता है कि अगर देखें ना, अगर इस एजेंडे से या इस एलामिये से ये लाताल्लुक रहना चाहते या इनके हक में होता तो ये लास्ट टाइम भी इसको साइन करते जब फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हुई और वहां पे ये एलामिया जारी है। लेकिन जाहिर साहब मसला तो यहाँ पर ये है ना कि अब इस मकसद को कैसे हासिल किया जाएगा, जो कहा गया है कि जो दहशतगर्दी के तमाम पहलुओं का मौसर तौर पर जो है जायजा लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। इस फोरम पे जो मुल्क है वो भारत है, और जिस तरह से मोदी की आपने भी बात की, सब जानते हैं कि वो उसकी जो एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, इंतहा पसंद एक्सट्रीमिस्ट है, न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि रीजन के दीगर ममालिक में भी वो जिस तरह अमेरिका में, कनाडा में वो करवाता रहा है दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ अपने सियासी मकासद के लिए, उसको किस तरह लगाम डाला जाएगा? देखिए शाजिया, देखिए चाइना, पाकिस्तान, रशिया और सेंट्रल एशिया, इस रीजन को अगर हम पहले देख लें, ये शिकार हो रहे हैं व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान में इनको बेहतर एक बहुत बड़ा स्पॉन्सर मिला हुआ है। हाँ। जो पैसे वहां पे देखें अफगानिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो काबुल की हुकूमत है वो काबुल के लोगों के लिए या अफगानिस्तान के लिए तो गवर्न कर नहीं रही। दैट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉर, और वो इसी टेररिज्म की इकोनॉमी से और वो जो 7 अरब का वहां पे डॉलर का जो वेपन पड़ा हुआ उसी की इकोनॉमी के साथ रिलेट रहना चाहती है। अब चाइना जैसे इन्वॉल्व हो रहा है, ये हमें रीजनल एक ग्रुपिंग करनी होगी इनिशियली टू काउंटर दिस इंडिया फ्रॉम द सॉइल्स ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से हम शुरू करेंगे और ऑफ कोर्स उस तरफ चला जाएगा, और इंडिया देखिएगा इसको स्पॉइल करने की भी कोशिश करेगा एज फार एज टेररिज्म। अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी इस वक्त जो एनवायरमेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स के टैरिफ्स हैं उसने भी एक ऐसी एनवायरमेंट क्रिएट की है, और जो छोटी छोटी विद इन दी इंट्रा आई मीन इस एससीओ जो कंटेस्टेशन है जिसका भी शायद कियानी साहब भी जिक्र कर रहे थे, वो आड़े जरूर आती है। बट हैविंग सेड दैट, रैट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर एससीओ की आप प्योर बात करें, रैट्स की इज इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। मैं खुद उसके बीच में थोड़ा सा काम करता रहा हूं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी किसी हद तक करता रहा हूं। वहां पे सब लोगों को सिवाय इस इंडिया के, जितने ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज के और पाकिस्तान और हमारे रीजन के जो एससीओ के मेंबर्स हैं, वो बहुत सारे एजेंडा के ऊपर एग्री करते हैं, तो हमें उसको बढ़ाना होगा। देखिए पाकिस्तान के जो इंडिया टेररिज्म कर रहा है वो चाइना के सीपेक में जब जो प्रोजेक्ट्स हैं, जब मजदूरों को मारा जाता है, या जो प्रोजेक्ट्स के लोग मारे जाते हैं, या जो चाइनीज का मर्डर हुआ, चाइना भूलता नहीं है। जो कराची पोर्ट पे चाइनीज को इंडियंस ने मरवाया अपनी प्रॉक्सी के जरिए, तो चाइना टेम्परेरी तौर पे कॉन्फ्लिक्ट को रोक तो सकता है, भूलता नहीं है, ये उनकी नेचर में है, ये याद रखिएगा। तो आज नहीं तो कल इनको कोलैबोरेशन यहाँ पे वैसे ही हो जानी है जी, ऑटोमेटिकली हो जानी है। और दैट्स व्हाई जब ये 3 मुल्कों का दौरा करके गए उनके वजीर खारजा, तो उन्होंने सबसे कहा था सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट इस्लामाबाद, और हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद चाइना है, चाहे आप स्टेज के ऊपर जितना मर्जी ड्रामा कर लें, रशियन प्रेसिडेंट का हाथ पकड़ के जानबूझ के आप रुके रहे हैं, एक एक्सीलेंसी पीछे प्रेसिडेंट रुके रहे हैं आप चाइनीज, ताकि वो ऑप्टिक्स और वो आपको मीडिया, गोदी मीडिया जो डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाए और अमेरिका को आप शो करें, ये होता रहे। लेकिन डिप्लोमेसी में ऐसा होता नहीं है। इट इज वेरी वेल थॉट आउट, और पाकिस्तान ने बहुत कुछ अचीव किया जी, यहाँ पर कर सकते हैं। शाहिद साहब, मैं जो एक मिसिंग कर गई हूँ, जो मुझे पहले पूछना चाहिए था कि इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो आइकॉन बने रहे वहाँ पर, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुलाकातें हुई दीगर सरबराहान के साथ, और जो गुफ्तगू का अंदाज़ था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, हमें बड़ी लाइटर नोट पर नज़र आई है। इसको थोड़ा सा मैं चाहती हूँ आप इसको डिस्कस करें, क्योंकि पहले हमने देखा था कि जितने भी माजी के सरबराहान जाते थे वो बड़ा एक संजीदा उनका एक बॉडी लैंग्वेज होती थी। देखिए जी, आप देखें शुरू से देखें, जैसे ये गए तो जो वहाँ यूनिवर्सिटी थी, लोकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर गए, वहाँ पर स्टूडेंट्स को एड्रेस किया, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम किया। ये सॉफ्ट इमेज है, लोगों को मिले, स्टूडेंट्स को मिले, उनको अपनी पॉलिसी बताई। फिर वहाँ पर किसी वो स्टीप पैक का कोई एक प्रोजेक्ट था, उसको भी उन्होंने देखा वहाँ जाके। फिर यहाँ पर देखें जो लीडर्स को मिले हैं, कि बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि कंफर्टेबल थे, स्माइल कर रहे, हाथ मिला रहे, सब कुछ कर रहे। तो ये भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपने एक काउंटर पार्ट के साथ जिस तरीके से बात करते हैं, और उनको लैंग्वेजेस बड़ी आती हैं, आपको पता है, वो लैंग्वेजेस भी बड़ी जानते हैं, तो वो ये बड़ा इट गोज वेरी वेल विद द पब्लिक एट लार्ज कि जी ये लीडर आया है और ये हमारे लीडर के साथ किस तरीके से बात कर रहे हैं, वो हर जगह स्माइल दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा 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 फर्क पड़ता है कि जी जो लोग हमें यहाँ कंडेम करते नहीं कि लीडर्स हैं, उनके ये मसले मसाइल हैं, दिस वाज आई टेल यू दिस हैज गॉन वेरी वेल विद द पब्लिक एट लार्ज वहाँ पर एंड इन योर ओन कंट्री, जहाँ पर इस वक्त हमारे साथ मसला है जो आपको पता है कि फ्लड्स का एक बहुत ही सीरियस इशू खड़ा हुआ है, जिसको हमें काबू पाने की बहुत सख्त जरूरत है, और इस चीज की भी जरूरत है कि हम ये इसको प्रिवेंट कर सकें, इतना जो डेवस्टेशन है अगले सालों में।
ठीक है। जाहिद साहब, अब लाजमी सी बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब बता रहे हैं, हमने देखा है कि बहुत कम वक्त में जो है पाकिस्तान को एक जो आइसोलेशन थी सिफारती तौर पे उससे भी निकाला, बेहतरीन डिप्लोमेसी की, इकोनॉमी वाइज हमारा पाकिस्तान जो है अब एक ट्रैक पर आ चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड शुरू हो चुका है, इवन यूएस जो है किस तरह पाकिस्तान को एक्नॉलेज कर रहा है। इसमें हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी का बहुत नुमाया किरदार है, ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल साहब का, वो भी SCO इजलास में शरीक हैं, तो उसकी अहमियत से ज़रा हमें बताइएगा। जी देखिए, अकोमोलेटिव डिप्लोमेसी होती है जी, पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड मार्शल। जो मिलिट्री हमारी डिप्लोमेसी है, पाकिस्तान को हमें मानना पड़ेगा कि ये कन्फेस करना पड़ेगा कि हमारी डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स को एक बूस्ट मिला। जो नोशन ऑफ विक्ट्री लिखा गया बाय द मिलिट्री आफ्टर बुनियानुल मरसूस जी, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की जो मार्के हक की जो जीत है जी, उसके नोशन ऑफ विक्ट्री से पाकिस्तान को एक एडवांटेज हुई डिप्लोमेसी में भी और पॉलिटिक्स के बीच में भी। अब उसके ऊपर ही बिल्ड किया जा रहा है। फिर जो मिलिट्री टू मिलिट्री डिप्लोमेसी चली, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, प्रेसिडेंट ट्रंप का रियलाइज करना कि पाकिस्तान की मिलिट्री परफॉर्म कर रही है टू अचीव स्टेबिलिटी इन द रीजन। ये याद रखिएगा, अमेरिकन ये नहीं है कि अपने इंटरेस्ट के बगैर वो कब आपके साथ जुड़ते हैं, वो एक्चुअली रीजन की स्टेबिलिटी में वो भी इंटरेस्टेड है। तीनों बिग पावर्स जो हैं, रशिया, चाइना और अमेरिका, वो इस अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी की वजह से परेशान है जी, क्योंकि उनके अपने यहाँ पर इंटरेस्ट है। अब अमेरिका जो परसू कर रहा है स्टेबिलिटी, उसका ईरान में जरूर एप्लीकेशन हुई है, सारा कुछ है, वो थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट है, लेकिन स्टेबिलिटी उसको भी चाहिए। रशिया और चाइना की स्टेबिलिटी उनको भी चाहिए, लेकिन उनकी अप्रोच जरा डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डोमेन में ज्यादा आ जाती है। तो कहने का मकसद है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर हैं, लेकिन अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को वो परसू करना चाहते हैं। दैट्स वाई जो पाकिस्तान की मिलिट्री अगर अफगानिस्तान के बीच में और इन प्रॉक्सीज को बीट करती है, तो ये उनके भी इंटरेस्ट जो है ना वो फुलफिल हो रहे हैं जी। पाकिस्तान मिलिट्री का सबसे बड़ी बात ये है, एडवांटेज ये है जी इनकी मिलिट्री डिप्लोमेसी की, इसकी क्रेडिबिलिटी इज अश्योर्ड क्रेडिबिलिटी है। फिर फील्ड मार्शल ने, अगर आपको ओवरसीज का एड्रेस आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा, आपने वो अटेंड भी किया था, बड़े करीब बैठकर आपने वो देखा होगा जी, जो बातें उन्होंने उसमें की हैं, चाहे वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में थी, चाहे वो बलोचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में थी, या फितना अल खवारिज के कॉन्टेक्स्ट में थी, 100% चीजों को वो परसू कर रहे हैं। तो दुनिया उनको समझ रही है कि जो ये शख्स कहता है, जो इसके दिल में है, वही इसकी जबान से है और वही एक्शन इसके हाथ से हो रहा है। तो कहने का मकसद है कि जो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मिलिट्री यूज हो रहा है टू अचीव दोज पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, वो बहुत इफेक्टिव है। तो वो उसकी रिस्पेक्ट करते हो। अकोमोलेटिव जिसको मैं कहता हूं, तो ओवरऑल ये दिस इज अ पाकिस्तान नेशनल डिप्लोमेसी जो कामयाब हो रही है, उसमें मिलिट्री जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। ये हमें इसलिए मैं इसको ना नेशनल एक डिप्लोमेसी कहता हूं कि जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक डिबेट शुरू हो जाती है कि जी वो तो फौजी सरबराह हैं, प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं बुलाया, गवर्नमेंट को क्यों नहीं बुलाया। भाई दिस इज पाकिस्तान विद हुम दे आर टॉकिंग। वो किसी इंडिविजुअल के साथ, अमेरिकन, मैं सेंट कॉम में रहा हूं शायद, वो किसी इंडिविजुअल के साथ डील नहीं करते, वो एक्चुअली नेशन के साथ डील करते हैं। अब उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट डोमेन्स जो यूज हो रही थी, ऑफ कोर्स वो उनको सामने रखकर बातचीत कर रहे थे। तो आई थिंक बहुत बड़ी एडवांटेज है, क्रेडिबिलिटी है, नैरेटिव की क्रेडिबिलिटी है, और एक नैरेटिव का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये होता है कि हाउ क्रेडिबल इट इज। बिल्कुल सही बात है। और पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की की बात इस वक्त, शाहिद साहब, एक तो ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव के इजरा की तारीखी ऐलान किया है शी जिनपिंग ने, दूसरा उन्होंने जो ये जो तरक्याती बैंक के हवाले से बात की है उसकी तजवीज़ दी है। तो चीन के पास क्या ऑप्शंस होंगे, करेंसी कौन सी इस्तेमाल होगी, क्या रुकन ममालिक जो हैं इस तजवीज़ पर मुत्तफिक होंगे मुस्तकबिल में? देखिए जी, चाइना इस वक्त आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने की हुई है अपनी करेंसी में, सबसे ज्यादा तो चाइना ने की हुई है। चाइना चाहता है RMB जो उसकी अपनी करेंसी है उसको यूज किया जाए, लेकिन वो बड़ा केयरफुल होगा। आपको पता है इसलिए कि इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि वो एक कहते हैं वो अपनी नेशनलिस्ट है बहुत बड़े ट्रंप। वो नहीं चाहेंगे कि डॉलर जो है वो रिप्लेस हो जाए बाय दिस। ब्रिक्स में क्या मसला खड़ा हुआ, यही तो है। तो चाइना इस वक्त सिर्फ बैंक की बात करेगा और करेंसी को जो मामला है वो छोड़ देगा कंसेंसस के ऊपर। इस इशू को एट दिस टाइम वो छेड़ेगा नहीं। तो अब वो अगर डॉलर में अगर वो अकाउंट खोलना चाहें वो भी खोल सकते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज की है कि एक रीजनल बैंक है, इनका पहले एक और बैंक भी है चाइना ने वो खोला था। तो ये बड़ा अच्छा होगा। देखें, अगर आप देखें
तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स वाले जो हैं उनके पास ऑयल एंड गैस है, उसकी बात उनके पास दे हैव लॉट ऑफ मनी टू पुट, तो ये बैंक में डाल सकते हैं। और फिर इससे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लैंड ऑफ कंट्रीज हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी इंपॉर्टेंट जरूरत है। यहाँ पर दे वांट टू बिकम द मेंबर ऑफ BRI, तो CPEC तो है ही है। तो ये बैंक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बना के इनके मुल्कों के अंदर लोग लोन ले सकते हैं और बना सकते हैं, और फिर एक का इनमें इनका ट्रस्ट होगा क्योंकि इनका अपना बैंक है, SCO का बैंक है, किसी और का नहीं है, जहां पर दूसरे मुल्कों की इंटरफेरेंस नहीं होगी। ठीक है साहब, ज़रा हम भारत के हवाले से भी बात कर लेते हैं। इस वक्त आपने मोदी को जिस तरह से वहाँ पर एक उनकी बॉडी लैंग्वेज या दीगर जो सरबराहान के साथ उनकी मुलाकात है, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह हजीमत का सामना करना पड़ा है मोदी को, और फिर ख़ास तौर पे उसके बाद जो है वो US ने जो जिस तरह टैरिफ आयद किया, और जिस तरह हम देख रहे हैं कि वो बड़ा गुड जेस्चर दे रहा है, चीन की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा है। ज़रा उसको थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि उसके सिग्निफिकेंस पर आप रोशनी डालें। चैलेंजिंग टाइम्स है शाजिया, लेकिन थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपने ह्यूमर का थोड़ा सा मौका दे दिया। कुछ अर्सा पहले जब हाउडी बूडी हो रही थी तो इसी तरह छलांगे मार मार के वो ट्रम्प के हाथ पकड़ के और गले मिल रहे थे और उनके हाथ पकड़ के चल रहे थे। उनको थोड़ी सी कर्टसीज भी वेस्ट की पता होनी चाहिए। माय अपॉलॉजीज फॉर दिस। तो ये बॉलीवुड का इम्पैक्ट इनकी डिप्लोमेसी पे भी है, कमिलियन डिप्लोमेसी। पूरी दुनिया को शाजिया इनका ये जो कमिलियन डिप्लोमेसी है ना जी, इसकी जो अप्रोच है, इट इज एक्सट्रीमली क्लियर। इट इज नॉट नो मोर टैक्टिस फॉर द वर्ल्ड नाउ। ये इंडिया की अब टैक्टिस नहीं है, ये भारत का इट हैज बिकम द वेरी करैक्टर ऑफ द नेशन जी। ये किसी वक्त आज इनको अमेरिका थोड़ी सी झलक करा दे, देखिएगा ये किस तरह पैंतरा बदलेंगे जी। चाइना, रशिया, ये डीप स्ट्रेटजी वाले लोग हैं, ये बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि ये अंदर है इनके क्या, और ये अपनी एनिमिटी को भी नहीं भूलते, चाइना खास तौर पे। तो ये रखेंगे फॉर अ गुड टाइम टू कम। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि स्टेबिलिटी हो। देखिए मोदी साहब जो है वो डोमेस्टिक ऑडियंस हमेशा उनकी इंपॉर्टेंट रही है जी, क्योंकि RSS की एप्लीकेशन है। ये पहले तो हिंदुस्तान को, जब तक हिंदुओं का मुकम्मल हिंदुस्तान भारत नहीं बना लेंगे, और अनफॉर्चुनेटली हिंदुइज्म को भी इन्होंने बदनाम कर दिया जी, उस वक्त तक ये चैन से नहीं बैठेंगे। मैंने कहा ना, इनका एक एनिमी विद इन है जो माइनॉरिटीज है, और एनिमी विदाउट पाकिस्तान, और ये इन्होंने अखंड भारत का परसू तो करना ही करना है, और चाइना भी उससे इंपैक्ट होगा। जब इस तरह रेडिकल आइडियोलॉजीज की एक्सटेंशन होती है तो नेबरहुड उनको डिस्टर्ब होता है जी। फिर ये चाइना के सिंसियर कभी, क्योंकि इनका चाइना के साथ भी कंपटीशन जारी रहेगा जी। कंपटीशन में तो ये रहेंगे और किसी वक्त भी किसी को बिट्रे कर सकते हैं। तो इसी तरह की जेस्चरिंग, पोस्टरिंग ये मोदी साहब ट्रंप के साथ भी करते थे। हाउडी मोदी आपको याद होगी जब ये कर रहे थे, माय फ्रेंड। कल परसों में एक बड़ा अच्छा बैनर देख रहा था, ट्रंप और ये स्टेज पे खड़े और रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप की वहां पे बात हो रही थी। अब इसी गोदी मीडिया ने किस तरह पैंतरा बदल के जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका को आजकल गालियां दे रहे हैं और एक्सट्रीम हद तक जा रहे हैं, यही काम ये चाइना का 1 महीने पहले कर रहे थे जब पहलगाम में इनको शिकस्त हुई थी। और चाइना को उनके प्रेसिडेंट के बारे में, उनके बारे में बहुत ही इनका गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स आती रही, अनडिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स इनकी तरफ से बहुत सी आती रही। तो ये इनका एक करैक्टर बन चुका है। दिस इज नॉट अ बिग थिंग, डोमेस्टिक ऑडियंस को कर रहे हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एंड रीजनल स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, दे आर एक्सट्रीमली क्लियर कि इनको डाउट की नजर से ही देखा जाता है। और SCO के अंदर भी स्कटलर्स है, आपने देखो कि ये ब्रिक्स में भी हो जाते हैं, उधर क्वाड में भी चले जाते हैं, ये कभी दोनों तरफ खेलना चाहते हैं, लेकिन अब बड़ी ताकतें सारी इनको समझ चुकी है। इस वक्त जो इनको पजीराई आप कह लें या थोड़ा सा जो एडवांटेज हो रहा है, वो हो रहा है बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप। क्योंकि ट्रांजिशनल उनकी चीजें चल रही हैं, इस वक्त कंक्लूजन्स निकालना कि ये कौन सा मुल्क कहां पर परमानेंट खड़ा रहेगा वो थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, रशिया और चाइना की जो कोलैबोरेशन है वो तो ऑलरेडी, जैसे भी आप फाइनेंशियल बात करते, इकोनॉमी की बात कर रहे थे, वो तो ऑलरेडी रूबल्स में और यान में आपस में दोनों मुल्क आपस में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने कभी इनको, चाइना को एनर्जी के ऊपर कभी बुली उस तरह नहीं किया जिस तरीके से वो इंडिया को कर रहा है। और इंडिया को कट टू साइज करने में चूंकि पाकिस्तान ने एक रोल अदा किया है, तो अब वो उनको बता रहा है कि जी आप अमेरिकन को भी, इनकी कमेंट्री अब यही होगी कि अमेरिकन को बता रहे हैं वी हैव न्यू फ्रेंड्स, हम बहुत अच्छे हैं। देखिए चाइना और अमेरिका की भी आपस में बहुत अच्छी इकोनॉमी का बिजनेस तो उनके ऑलरेडी भी चल रहे थे। ठीक है, अभी ट्रेड वॉर चल रही है, एक मेगा का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन ट्रांजिशनल इन नेचर है और ये दे विल गो बैक,
they have been cut to their size in actual essence. बट अगेन पाकिस्तान को बहुत क्राफ्टली आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आप अगर नेचुरल एक ब्रिज के तौर पे तो हैं, लेकिन ये जो डिप्लोमेसी होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसको बड़े अच्छे तरीके से क्राफ्ट करना होगा टू क्रिएट एंड मेंटेन द बैलेंस इंडिया यूएस और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में। बाकी इंडिया जो है वो आपको हमले तो करता रहेगा हर तरफ से, हमने खुद शादिया स्ट्रांग होना होगा इन ऑल डोमेन्स, ताकि इसके ये जो ड्रामे हैं या जो चीजें सामने आ रही हैं ये फैक्ट्स हैं या फैक्ट नहीं है, इनका हमारे ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। आपकी बात भी बहुत अच्छी थी कि पाकिस्तान इस वक्त जो अपने प्रेजेंस दे रहा है, बड़ी उसको जो है वो एक तरह से प्रायोरिटी बेसिस पे उसको देखा भी जा रहा है, और यकीनन ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है, ये सिर्फ फील्ड मार्शल का काम नहीं है, उनका बड़ा कलीदी किरदार ज़रूर है, लेकिन इसको आगे लेकर जो है मिनहसुल कौम सबको चलना है। और रही बात SCO की, तो नया आलमी इत्तेहाद जो है वो तश्कील देने पाकिस्तान इससे बड़ा फ़ायदा उठा सकता है, और रीजन की खुशहाली और हम तरक्की के लिए भी बहुत बेहतरीन साबित होगा। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट पर बात होगी। सैयद अली गिलानी का शुमार तहरीक आज़ादी कश्मीर के अजीम तरीन रहनुमाओं में किया जाता है। सैयद अली गिलानी को उनके नाकाबिले शिकस्त जज्बा आज़ादी और पाकिस्तान से कल्बी मोहब्बत के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। सैयद अली गिलानी भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ कश्मीरी अवाम की मुज़ाहमत की अलामत हैं। सैयद अली गिलानी ने अपनी जिंदगी रियासत जम्मू और कश्मीर के पाकिस्तान से इल्हाक की तहरीक के लिए वक्फ कर रखी थी। सैयद अली गिलानी की जदोजहद कश्मीरी अवाम के लिए एक मीनार नूर है। वेलकम बैक नाज़रीन। और पाकिस्तान इस वक्त जो है शदीद बारिशों और सैलाब की सूरत हाल से मुतासर हुआ है। भारत की आबी जारियत पर तो हमेशा बात करते रहे। पहले तो उसने इत्तला दी, 2 दफ़ा उसमें 9 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला छोड़ा था, लेकिन इस बार बग़ैर इत्तला दिए जो है चनाब में 8 लाख क्यूसिक पानी छोड़ दिया है। पाकिस्तान के तकरीबन 4 जो दरिया हैं उनमें शदीद सैलाबी सूरत हाल है। अनफॉर्चुनेटली पंजाब में अमवात की तादाद 35 हो गई है, और साथ साथ जो सैलाबी सूरत हाल के बाइस जो है वो 2200 से ज़ायद जो हैं वो गांव और देहात छोटे मजमूई तौर पर मुतासर हुए हैं। 23,83,000 लोग भी इसमें अफेक्टेड हुए हैं, और यकीनन जो पंजाब हुकूमत है इस गैर मामूली सैलाब की सूरत हाल को बेहतरीन इक़दामात के तहत जो है वो एड्रेस भी कर रही है। तमाम इदारे अलर्ट भी हैं और फील्ड ऑपरेशन में मसरूफ़ भी हैं। CM पंजाब मरियम साहिबा जो है जंग में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा कर चुकी हैं, और यकीनन जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं उससे भी उस आगाही ले रही हैं और बेहतर इक़दामात के लिए तंबी कर रही हैं। नाज़रीन, जो मुल्की सैलाबी मुतासरीन की जो निशानदेही है उसके लिए पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी का कामयाब इस्तेमाल भी किया गया है। मुख्तलिफ शहरों में थर्मल इमेजिंग ड्रोन से जो है वो जो दुश्वार गुजार जो जहाँ पे अप्रोचेबल नहीं होते हैं उनकी निशानदेही की जा रही है, ताकि मुतासरा लोगों तक पहुँचा जा सके। पाकिस्तान में तो एक तरफ ये शदीद जो मौसम है उससे नबर्द आज़मा है सैलाब की सूरत हाल से, लेकिन हमारा जो ब्रदर मुल्क है अफ़गानिस्तान, वहाँ पर भी क़यामत खेज़ ज़लज़ला जो है वो आया है, और अब तक हिलाकतों की जो एक फ़िगर बताया जा रहा है वो 800 के करीब हैं, और 3000 से ज़ायद जो हैं उसमें ज़ख्मी भी हो चुके हैं। उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करा दो। इरफान अली काटब, डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब। हमारे साथ उस्मान ताहिर साहब मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़, और हमें अफ़गान सहाफ़ी हैं जो कि अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला है उस हवाले से आगाह करेंगे, इस्माइल अंदलीब। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इरफान साहब, ये जो भारत ने अब दोबारा जो एक पानी छोड़ा है बग़ैर इन्फॉर्म किए, पहले तो उसने जहमत कर ली थी और सिफारती चैनल मोबिलाइज़ करके इत्तला दे दी थी, इस वक्त दरियाए चनाब में क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त दरियाए चनाब का जो पानी का बड़ा रेला है वो हेड त्रिमू के मुकाम पर अपनी पीक अटेन कर चुका है। अब ये आगे हेड मोहम्मद वाला मुल्तान जिले में दाखिल हो रहा है, और इसके अलावा अभी
कोई बड़े पानी का फिलहाल कोई खदशा सच नहीं है। कल ये जो सोशल मीडिया की न्यूज़ थी, इसको पीडीएम पंजाब ने पूरी तरह से क्लैरिफाई किया था कि किसी भी ऑफिशियल चैनल से कोई ऐसी खबर कंफर्म नहीं है, और जो मुतवक्का ये पानी था उसके ज़ेरे असर किसी किस्म के फ्लोज में कोई बहुत खातर का इजाफा हमारे चनाब रिवर में नहीं हुआ। और आगे भी हमारे एक्सपर्ट्स वो यही फोरसी कर रहे हैं कि बारिशें ज़रूर हो रही हैं अपर कैचमेंट्स में, लेकिन वो पानी इतनी शदीद नौयत का नहीं होगा जिस तरह का सोशल मीडिया में या कुछ हलकों में ये कल कहा जा रहा था। इसके साथ साथ रावी में जो पानी था वो इस वक्त अपनी तमाम तर तबाहकारियों के बावजूद अब आगे बढ़ रहा है, और इस वक्त वो पानी हेड सदनाई के मुकाम पर अपनी पीक कर रहा है। और हेड सदनाई पे खुदा न खास्ता हमें शायद ब्रीचिंग सेक्शन को ऑपरेट करना पड़े रात के किसी वक्त, तो उसके लिए तमाम इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर्स तमाम को डायरेक्शंस वो जा चुकी हुई हैं, और तमाम जो ज़रूरी फैसले हैं वो कर लिए गए हैं। चीफ मिनिस्टर के साथ लम्हा बलम्हा तमाम रिवर सिचुएशन पे खुद वो इससे आगाही ले रही हैं, डायरेक्शन जारी कर रही हैं, और मेन जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इस वक्त मतबा नज़र है वो सबसे पहले है कि इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, और उसके बाद जो मुतासरीन हैं उनको बेहतरीन जो रिलीफ सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड। अच्छा, ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कितना आप लोगों के लिए मतलब एक्सेसिबल है कि जो दुश्वार गुजार रास्ते हैं या इलाके हैं वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता है, तो इससे कितनी मदद मिल रही है? जी बिल्कुल, इसमें पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटीज़ और पंजाब पुलिस की ये जो इस्तदाद-ए-कार थी, तो उसने इस सैलाब के वक्त में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुई। और आपके इल्म में ही है कि इस सीज़न में और इस फ्लड में ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है जो अफवाज पाकिस्तान ने उनकी मदद से और रेस्क्यू 1112 ने इसको अंजाम दिया। और ये थर्मल इमेजिंग जो है और हीट सिग्नेचर से हमने ना सिर्फ लोगों को उनके माल मवेशी को डिटेक्ट किया, बल्कि उनको बर वक्त हम महफूज मुकामात तक पहुंचाने में कामयाब हुए। ठीक है इरफान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला और हमें किया। उस्मान साहब, इस वक्त मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब के किनारे क्या सूरत हाल है? मुतासरीन जो है वो सैलाब पर मतलब हमने देखा था कि कुछ मुतासरीन वहाँ पर मौजूद थे, उनको रेस्क्यू किया जा चुका है, क्या सूरत हाल है वहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने हमें लाइव लिया। इसमें हमारा जो मुजफ्फरगढ़ है जी, इसका यूनिक फीचर ये है कि इसको पांचों दरिया आके कनेक्ट होते हैं मुजफ्फरगढ़ को। इट्स सैंडविच बिटवीन ऑल 5 रिवर्स, यानी यहाँ से चनाब जो है हमारे पास जेहलम को लेके आ रहा है, रावी को अपने साथ लेके आ रहा है, तो चिनाब इसका नाम है। यहाँ से नीचे से जाके फिर हमारे साथ सतलुज मिलता है, और पांचनद के ऊपर ये पांचों जो दरिया हैं वो यहाँ पे आके कन्वर्ट आते हैं। यानी अगर इंडस में राइजिंग होती है तो वो फ्लड भी हमें अफेक्ट करता है, और अगर चनाब में, रावी में, सतलुज में किसी एक रिवर में भी तूफ़ान आती है तो हमारे यहाँ इस वक्त हमारे 139 मौजे हैं जी जो इफेक्ट हो रहे हैं इस फ्लड की वजह से। तरीमू से इस वक्त 5,50,000 का रेला चला था जी, जो इस वक्त 5,41,000 आप कह लें, वो रेला इस वक्त राइट नाउ ऑन द वे है, और उसकी जो पहली पीक है वो हमें रिसीव हो चुकी है, जहां से ये रेला झंग से एंटर होता है इनटू आर मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे इस वक्त राइट नाउ 19 जो हमारे मुआवजात हैं वो इनअनडेटेड हैं, उनमें से 29,000 लोगों को हमने रेस्क्यू वहाँ से कर लिया है, बाहर लेके आ गए हैं, और 20,693 जो जानवर हैं उनको हमने रेस्क्यू किया है। पानी अपनी पीक जो है वो अटेन कर लेगा हमारे यहाँ आज रात को, और फिर ये जो पूरा स्ट्रेच है हमारा 212 किलोमीटर का स्ट्रेच है पूरा, जब रिवर चिनाब हमारे यहाँ एंटर होता है और जब ये जाके इंडस के साथ मिलता है। इस पूरे स्ट्रेच में हमने 25 रिलीफ कैंप्स लगा रखी हैं, जिनके अंदर इस वक्त तक, यानी जैसे जैसे पानी आ रहा है तो लोग निकल के रिलीफ कैंप्स में आ रहे हैं, 1,460 लोग हैं जिनको हम 3 वक्त का खाना दे रहे हैं, उनको नाश्ता दे रहे हैं, दोपहर का खाना दे रहे हैं, रात का खाना दे रहे हैं। जहां कहीं हमें पता चल रहा है हम जाके लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग? जी मैडम, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज 3 तरह की। एक तो वो है कि हर फ्लड रिलीफ कैंप के अंदर हमने एक परमानेंट मेडिकल कैंप लगा रखा है कि वहाँ पे जितने लोग भी आके रुक रहे हैं
उनको वहाँ पे खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, साथ उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जा रही हैं, साथ उनको साफ पानी। तो एक मेडिकल कैंप वो है। दूसरा मेडिकल कैंप है हमारा, हमने क्लिनिक ऑन व्हील्स को भी अपने फ्लड बंद के ऊपर चलाया हुआ है कि जहाँ कई लोग निकल के बंद के ऊपर बैठ जाते हैं, उनको क्लिनिक ऑन व्हील्स जो है वो वहाँ पे जाके मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। और तीसरा हमारे पास मोबाइल हॉस्पिटल है जो 22 व्हीलर ट्रॉलर के ऊपर लगा हुआ है। वो फुल फ्लैज हॉस्पिटल है जिसमें ऑपरेशन थिएटर है, जिसके अंदर आपकी लेबॉर्ट्री है, और उन सारी फैसिलिटीज़ को एक बड़े ट्रॉलर के ऊपर लगा के, मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उसको भी हम साथ साथ बंद के ऊपर चला रहे हैं। अच्छा, खवातीन के हवाले से बताइएगा, क्योंकि खवातीन के हवाले से बड़े पहले कंप्लेंट्स आती रही हैं कि उनकी प्रिवेसी के हवाले से, वॉशरूम्स के हवाले से, मेडिकल फैसिलिटेशन के हवाले से, या जो हामला खवातीन होती हैं उनके हवाले से, उनको ख़ास तौर पे एड्रेस किया जा रहा है उनके इश्यूज़ को? जी मैडम बिल्कुल, क्योंकि हमारा इलाका जो है ज़ाहिर है यहाँ पे एक मेल फीमेल की सेग्रीगेशन थोड़ी सी इस हवाले से सेंसिटिव है कि मतलब कम्युनिटी इस तरह की है कि वो इतना ज़्यादा उनका उस तरह से इम्तजाज है नहीं। तो हमने बिल्कुल जो अपने हमारे रिलीफ कैंप्स हैं उसमें इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखा गया है कि अगर फैमिली है तो सिर्फ वो एक रूम में रुक रही है, अगर फैमिली नहीं है तो फिर खवातीन को हमने सेपरेट टेंट्स दिए हुए हैं और मेल को हमने सेपरेट टेंट्स दिए हुए हैं। जो खाना हम उनको 3 टाइम सर्व करते हैं, फीमेल को सेपरेट खाना खिलाया जाता है और मेल्स को सेपरेट खाना खिलाया जाता है। वॉशरूम की आपने बात की, हमारे पास अगर कहीं 8 वॉशरूम है जो हमारा मेन यहाँ पे लगा हुआ है, तो 4 हमने फीमेल के लिए सेपरेट किए हुए हैं और 4 मेल के लिए सेपरेट किए हुए हैं। तो जैसे सीएम पंजाब का विजन है उसी के अकॉर्डिंगली बिल्कुल उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें उस्मान साहब दिया, और यकीनन बड़ी इस वक्त क्रूशल सूरत हाल है, लेकिन पंजाब हुकूमत इस वक्त बेहतरीन इकदाम कर रही है। अब ज़रा हम बात कर लेंगे ब्रदर मुल्क जो हमारा अफ़गानिस्तान है, वहाँ पे बड़ी अफसोसनाक जो ज़लज़ले की जो सूरत हाल बनी है, और उसमें अब तक जो इत्तलात हैं कि 800 लोग जो हैं उसमें जाबाक हो चुके हैं। उनसे बात कर लेते हैं। इस्माइल अंदलीब साहब अफ़गान सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। इस्माइल साहब, एक तो ये कि बहुत ही अफसोस की बात है और पाकिस्तान यकीनन आप लोग के इस गम में बराबर का शरीक है। सर, क्या सूरत हाल नज़र आ रही है मशरक़ी अफ़गानिस्तान में, ज़लज़ला, उसकी नौइयत, और अब तक कितनी कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपने वक्त दिया। अब तक जो ऑफिशियल नंबर्स दिए गए हैं उसमें मशरक़ी अफ़गानिस्तान में 4 सूबे मुतासर हो चुके हैं। उसमें सबसे कम जानी नुकसान नूरिस्तान सूबे में हुए हैं, जहां से सिर्फ 4 लोगों की ज़ख्मी होने की रिपोर्ट है। उसके पड़ोस में लग़मान है, वहाँ 48 लोगों की ज़ख्मी होने की रिपोर्ट्स है। निगरहार में फिर 12 लोग जान बहक हो चुके हैं और 255 लोग उसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान कुनड़ सूबे में हुए हैं, जहां 5 डिस्ट्रिक्ट मुतासर हो चुके हैं। वहाँ अब तक जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स है, नंबर्स दिए गए हैं, उसमें 812 लोग शहीद हो चुके हैं और 2817 लोग उसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। लेकिन अब भी इम्कान है कि इसमें ज़्यादा ये फिगर ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अब तक वहाँ रेस्क्यू टीमें अपने काम कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री और जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस है, उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री की और दूसरी वजारतों की नुमाइंदे है या वज़ीर है, वो जलालाबाद पहुंच चुके हैं और उनके प्लान है कि कुनड़ भी जाए और जितने भी वहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो प्रोवाइड करे। हेल्थ है, फूड है और खेमे जो है लोगों को महफूज मकान पर पहुंचा दिया जाए, क्योंकि अब रात आ चुकी है, उनकी मुश्किलात पैदा हो जाएंगे। तो ये फाइनल फिगर भी नहीं है, शायद कल तक इसमें ज़्यादा हो जाए। अभी तो यकीनन जो मलबे हैं उनसे कितनी लाशें निकलेंगी ये भी नहीं पता है, लेकिन अफ़गान हुकूमत की इस वक्त प्रायोरिटी क्या है कि जो ज़ख्मी हैं उनको भी, यकीनन एक चैलेंज है ये कि ज़ख्मियों को अस्पताल पहुंचाना, मलबे से लोगों को निकालना, इमदादी सामान, कैंप्स वगैरह, ज़रा इसके बारे में बताइएगा। ये प्रायोरिटी तो ये कहते हैं कि हमारे जो अवलवियत है वो उन लोगों को हेल्थ सर्विसेज देना है जो ज़ख्मी हो चुके हैं। उनको कुन्नड़ के जो प्रोविंशियल हॉस्पिटल है वहाँ पर मुंतकिल की जा रहे हैं, जलालाबाद में जो प्रोविंशियल हॉस्पिटल है वहाँ पर मुंतकिल की जा रहे हैं, और जो भी क्रिटिकल हालत में है तो वो काबुल मुंतकिल किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि वहाँ जो शहीद हो चुके हैं, जान बहक हो चुके हैं, उनकी तकफीन
और तजहीज़ और तदफीन की एक मसला भी है। लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि हम अपनी फैमिलीज़ की जो जान बहक लोग हैं उनकी जनाजे अपनी जगह से उठाना और कब्रिस्तान तक ले जाना और हदा-फन करना, इसमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी है। क्योंकि हर एक फैमिली की या कोई भी नहीं रहा है या फिर 1-2 आदमी रह चुका है, किसी की फैमिलीज़ की 10 लोग जान बहक हो चुके हैं, एक फैमिली का 17 लोग जान बहक हो चुके हैं, ओहो। उसमें औरतें, बच्चे और जवान बूढ़ी सब है। अच्छा तो इस्माइल साहब, अब एक तक ये एक इशू जनाजे एक इशू ये भी है कि यकीनन जो तबाही हुई है उसको तो बयान किया नहीं जा सकता, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन इस वक्त जो लैंडस्लाइडिंग हुई है उससे भी रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, कैसे एक्सेसिबल हो रहा है, दुश्वार गुजार मरहला है, तो इस उस पे क्या कार्रवाई की जा रही है? ये तो माउंटेन्स एरिया है और बहुत दूर दराज इलाकों में जो गांव है वहाँ पर ज़्यादा नुकसान हो चुका है। ये सबसे ज़्यादा नुकसान कुन्नाड़ की नुरगल डिस्ट्रिक्ट में हुए है और वहाँ पर एक विले है मज़ार दरा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुए है। तो उसके रास्ते जो है वो बंद थे, लेकिन जो मेन रास्ता था, मेन रोड, वो तो सुबह तक उन्होंने खोल दिया है, लेकिन रोड तो उधर असलन है ही नहीं। लोग जा रहे हैं या तो पैदल जा रहे हैं या हेलीकॉप्टर के जरिए, डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो प्रोवाइड किए हैं उनके जरिए उस तक इमदाद पहुंचे जा रहे हैं। अब तक डिफेंस मिनिस्ट्री की हेलीकॉप्टर्स ने 80 से ज़्यादा परवाजी की हैं वहाँ पर और लोगों को जलालाबाद और कुनर को पहुंचा दिया गया है। लेकिन अब तक भी मुश्किलात बहुत ज़्यादा है बिल्कुल। और ये जो टेंट्स है, खेमे हैं, वो वहाँ पहुंचा दिए गए हैं और अफगान हुकूमत की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने 100 मिलियन अफगानी उनके लिए एलोकेट किया है, जो इसकी बदौलत ये ठीक। जो भी सामान खरीद रही है वो वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। लेकिन ये एक अलमिया है जो अब भी अपने बहुत सख्त हालात से गुजर रहे हैं वहाँ के बिल्कुल लोग, और ये कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल, और उनको इस निजात सख्त मिले। हालात में पाकिस्तान अपने भाइयों की, अफगान बहन भाइयों की मदद के लिए मौजूद है, और आलमी दुनिया को भी जो है वो आलमी इमदाद के लिए इस वक्त जो है वो अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए। आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस्माइल अंदलीब साहब। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान। हर वक्त बर वक्त